everyone, and you're welcome on my channel Hargar English. Now we will discuss the critical analysis of an astrologer's day. Do you know about an astrologer's day? An astrologer's day, it is the short story written by R.K. Narayan. अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने समरी को आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो के थ्रू, तो आप पहले उस प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तब आप इसका सेकंड पार्ट क्रिटिकल एनालिसिस को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बिकॉज जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन से कोरिलेटेड है। जब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय R.K. नारायण। क्वेश्चन को और बढ़ाकर इस तरह पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेनेशन टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय R.K. नारायण। अंडरस्टूड? चलिए फिलहाल आप ध्यान दीजिए क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर। एन एस्ट्रोलॉजर्स का, क्योंकि मैं समरी में आपको पूरी स्टोरी बता चुकी हूँ, तो आज हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स, आप ये पिक के थ्रू अपने ब्रेन में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रिंट कर लीजिए कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में किस तरीके से एक आदमी है जो कि एस्ट्रोलॉजर है और उसकी वाइफ है और थर्ड पर्सन हिज विलेजर, उसका एक गांव वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी इंट्रोडक्शन। R.K. नारायण short story An Astrologer's Day is a brilliant example of irony, suspense and psychological insight into human behavior. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक आप मेरी प्रीवियस वीडियो यानी इसका पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखेंगे तब तक आपको क्रिटिकल एनालिसिस समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले आप समरी को समझिए, इसका जो पहला पार्ट है उसको समझिए, उसके बाद यहाँ सेकंड पार्ट को आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये पूरा मतलब क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए बात कर रहे थे हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अपनी हेडिंग को डालेंगे। R.K. नारायण की शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से एक उदाहरण है किसका? आयरनी का, सस्पेंस का और साइकोलॉजिकल इंसाइट का, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को दिखाती है। Set in a typical Indian town, the story highlights themes of identity, guilt, fate, and human deception in a simple yet powerful narrative style. इसके अंदर एक टिपिकल इंडियन टाउन का सेटअप लगाया गया है या सेट करके दिखाया गया है। मतलब जो सेटअप है वो कहाँ का है? टिपिकल इंडियन टाउन का है। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कहानी की थीम को, जिसमें थीम किसके ऊपर बेस्ड है? आइडेंटिटी के ऊपर, यानी इंसान की पहचान, गिल्ट, फेट। गिल्ट को आप समझ सकते हैं, फेट मतलब भाग्य है, गिल्ट मतलब उसको अपराध बोध था अपने अंदर, उसको अपराधी होने का एहसास होता था बार बार कि उससे किलिंग हो गई है। और दूसरा है फेट, उसका भाग्य। और मानव के जो ह्यूमन डिसेप्शन होता है उसे सिंपल और पावरफुल नैरेटिव स्टाइल में दिखाया गया है। नारायण नॉन फॉर हिज मास्टरी ऑफ पोर्ट्राइंग ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडिया। नारायण को इस मामले में मास्टरी हासिल थी, या नारायण इस बात को जानते थे कि किस तरीके से मुझे अपने भारत के साधारण जीवन का चित्रण करना है। तो नारायण कौन है? हमारे राइटर हैं, ठीक है। uses humor and unexpected twist to keep the reader engaged. उन्होंने जगह जगह पर ह्यूमर को भी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को भी दिखाने की कोशिश करी ताकि रीडर इंगेज रहे उनकी स्टोरी में, मतलब वो मज़ा लेकर के पढ़ता रहे, उसे बोरियत फील ना हो, ठीक है। तब हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं कि यूजेज ह्यूमर एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट टू कीप द रीडर इंगेज्ड। तो आपको समझ में आई फर्स्ट हेडिंग? इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमारी R.K. नारायण स्टोरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी है R.K. नारायण की, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से वो एक एग्जाम्पल है आयरनी का, यानी आयरनी कहते हैं किसी पे व्यंग करना या तानाकसी करना। तो तानाकशी की जा रही है, सस्पेंस है, साइकोलॉजिकल इंसाइट और ह्यूमन बिहेवियर के पूरे पर्सपेक्टिव को इसके अंदर इस तरह से दिखाया गया है। साथ ही टिपिकल इंडियन टाउन को सेट बनाया गया है। स्टोरी हाईलाइट करती है आइडेंटिटी की थीम को, गिल्ट, फैट एंड ह्यूमन डिसेप्शन की थीम को, और पावरफुल नैरेटिव स्टाइल है कि पढ़ने में मज़ा आता है। नारायण इस बात में बहुत अच्छी तरीके से उनको मास्टरी थी कि वो एक इंडियन लाइफ की, जो ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ है, उसको किस तरह से चित्रण करें। इसीलिए उन्होंने साथ में ह्यूमर का यूज़ किया और जगह जगह पर ट्विस्ट का यूज़ करते हुए उन्होंने रीडर को इंगेज करने की कोशिश की। ये था इंट्रोडक्शन। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग नैरेटिव स्टाइल एंड टेक्निक। उनका नैरेटिव स्टाइल क्या था और टेक्निक किस तरीके से यूज़ की इस स्टोरी में।
Narayan uses third person omniscient narration, which allows the reader to understand the astrologer's thoughts and secrets while maintaining suspense. नारायण ने थर्ड पर्सन को यूज़ किया है, जिसे उन्होंने नरेशन अपनी कहानी के चारों ओर दिखाने की कोशिश की है कि वो थर्ड पर्सन हमेशा उसे नरेट कर रहा है स्टोरी को। साथ ही उन्होंने अपने रीडर को ये अलाउ भी किया है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स के थॉट, उसके सीक्रेट्स को मेंटेन करे और उसके सस्पेंस को भी समझने की कोशिश करे। जो स्टोरी है वो एक सस्पेंस तो क्रिएट स्टार्टिंग में ही कर रही है, लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स के थॉट्स, उसके सीक्रेट्स को भी समझाने की कोशिश की अपने रीडर को। द स्टोरी टेलिंग इज डायरेक्ट एंड इकोनॉमिकल विद विविड इमेजरी, द डस्टी स्ट्रीट, द एस्ट्रोलॉजर्स colorful setup and the chaotic marketplace come alive through his descriptions. साथ ही स्टोरी टेलिंग करते वक्त नारायण ने इस बात का ध्यान रखा कि उन्होंने इकोनॉमिकल कंडीशन भी दिखाने की कोशिश करी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के माध्यम से, जैसे कि धूल भरी सड़क का होना, डस्टी स्ट्रीट मतलब जिसपे धूल जमा हो, ऐसी सड़क जिससे बहुत ज़्यादा धूल हो। एस्ट्रोलॉजर्स का कलरफुल सेटअप दिखाया गया है और उसे किस तरह से मार्केट प्लेस, आप समझ सकते हैं चाउटिक मार्केट प्लेस में भीड़ भाड़ वाली जगह पर दिखाने की कोशिश की है, जिससे उसके डिस्क्रिप्शन में एक मतलब हमें जो है ज़िंदगी देखने को मिल रही है कि उसने बहुत अच्छा सेटअप लगाया है जैसा कि मार्केट में होता है। और कम अलाइव थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन, तो उनका जो वर्णन है वो इस तरह से सजीव बन गया है। कैरेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं। द एस्ट्रोलॉजर इज पोर्ट्रेट एज ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। एस्ट्रोलॉजर ने चित्रण किया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का। Outwardly he is a fraud, yet his encounter with the stranger shows his cleverness. हालांकि बाहर से हमें ये देखने को मिलता है कि वो एक फ्रॉडिया है, मतलब वो धोखेबाज है। कौन? एस्ट्रोलॉजर। यहाँ तक कि उसने एनकाउंटर तक किया था एक स्ट्रेंजर का, लेकिन फिर भी वो कितनी चालाकी से स्ट्रेंजर्स को चेंज कर देता है। क्विक थिंकिंग एंड इमोशनल डेप्थ, लेकिन साथ ही उसके अंदर आने वाले वो विचार जो कि जल्दी जल्दी आते हैं और अपने इमोशनल की गहराई को दिखाना, ये भी कैरेक्टर का, जो एस्ट्रोलॉजर जो हमारा कैरेक्टर है, ये उसकी एक बहुत बड़ा मैन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसके अंदर इमोशनल डेप्थ भी है, क्विक थिंकिंग भी वो जल्दी कर लेता है, और उसने किस तरीके से अपनी क्लेवरनेस को यहाँ पर शो किया है विद स्ट्रेंजर। He feels real guilt for his past action and the chance to close that chapter provides personal relief. वो फील करता है वाकई में ही गिल्ट को कि कभी कभी उसको फील होता था कि उससे पास्ट में जो उसकी जो मतलब लाइफ थी, उसके गुजरे हुए वक्त में किस तरह से उसके काम हो गए, या उसने किस तरह से किसी भी एक पर्सन की जो है वो किलिंग की है, ये सारी चीज़ें उसे गिल्ट फील कराती थी। लेकिन जैसे ही उसे ये मौका मिला तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि हमेशा के लिए इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की कि चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्यों करना चाहता था वो ऐसा? क्योंकि उसे पर्सनल सुकून चाहिए था, वो अपने आप को खुद को भी सुकून देना चाहता था, इसलिए उसने इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। द स्ट्रेंजर गुरु नायक। स्ट्रेंजर कौन है? जिसका नाम क्या है? गुरु नायक। रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, बिटर, वेंचफुल एंड डेस्परेट फॉर आंसर। गुरु नायक को इस तरह से दिखाया गया है कि वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है, लेकिन कड़वाहट से भरा है। उसके अंदर बदला लेने की भावना भी छुपी थी, और उसके पास बहुत सारे आंसर्स भी थे उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसके आंसर्स वो चाहता था एस्ट्रोलॉजर से। ही अनोइंगली रिसीव्स क्लोजर फ्रॉम द वेरी पर्सन ही seeks to destroy. He unknowingly receives closer from the very person he seeks to destroy, मतलब वो कोई भी चीज़ जो वो नहीं जानता था, वो उसके करीब जाना चाहता था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मैं नहीं जानता, वो हर व्यक्ति को ये चाहता था, और ये उसकी दिली इच्छा थी कि वो उस व्यक्ति को तो ज़रूर ख़त्म कर दे जिसने उसके ऊपर आक्रामक हमला किया था या जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। तो उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहता था। तो वो हालांकि इस चीज़ को वो जानता नहीं था, बहुत करीब आके भी वो उसको नहीं पहचान पाया। तो ये कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर है, ये उसकी डेस्टिनी थी, उसका भाग्य था कि वो जो स्ट्रेंजर है वो उसको पहचान नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स के फेवर में रही। तो ये था कैरेक्टर एनालिसिस। थीम एंड सिंबल की बात कर लेते हैं। थीम किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसेप्शन एंड आयरनी, मतलब ये व्यंग है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। जैसे द एस्ट्रोलॉजर डिसीव्स पीपल फॉर ए लिविंग। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना, आयरनी मतलब तानाकशी होना, तो धोखा और तानाकशी है। द एस्ट्रोलॉजर डिसीव्स पीपल फॉर ए लिविंग बट इन द एंड। एस्ट्रोलॉजर्स हालांकि वहाँ पर रह रहे लोगों को धोखा देता था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद को ज़िंदा रखना था, बट अंत में यूजेस ट्रूथ फ्रॉम हिज ऑन पास्ट टू मिसलीड ए मैन सेव हिमसेल्फ।
और आखिर में उसने अपने पास्ट का सामना किया और एक व्यक्ति को इसलिए मिसलीड किया क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। तो उसने इस सच का सामना भी किया है, ऐसा नहीं है वो अपने पास्ट का सामना भी रोज़ करता था कि हाँ उससे किलिंग हो गई है पास्ट में, लेकिन बाद में वो अपने आप को बचाने के लिए उस स्ट्रेंजर को मिसलीड करता है ताकि वो उसे कभी ना पहचान पाए। तो ये धोखा देना ही हुआ और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमेशा धोखे ही दिए थे पूरी स्टोरी में, ये दिखाने की कोशिश की गई है। नंबर 2, फेट वर्सेस फ्री विल, भाग्य और उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं। द स्टोरी क्वेश्चंस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, पूरी स्टोरी ये सवाल उठाती है भाग्य के धारणा पर। ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम्स टू रीड डेस्टिनीज, यद्यपि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर्स है ये अपने रीडर को डेस्टिनीज के ऊपर क्लेम करते हुए दिखता है। इट इज़ एक्चुअली नॉलेज एंड चांस दैट गाइड हिज एक्शन, वास्तव में उसे इस बात की तो नॉलेज थी ही कि उसे जब मौका मिला तो उसने अपना मार्गदर्शन किया अपने ही एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो क्या हम शुरू से कह रहे हैं कि ये किसके लिए डेस्टिनी और अच्छा गुड फिट किसके लिए था? ये था खुद एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कि उसने खुद को बचाने के लिए पूरी तरीके से पूरी कोशिश की, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसको चांस मिला तो उसने उस एक्शन को गाइड भी किया, उसे मार्गदर्शन भी दिखाया, ठीक है, अपने एक्शन से। थर्ड है गिल्ट एंड रिडेम्पशन, यानी गिल्ट तो उसको होता ही था कि उससे शायद पास्ट में किसी की किलिंग हो गई है, मर्डर हो गया है, तो वो खुद को अपने आप को मर्डर फील करता था। तो उसने उसको किस तरह से पछतावे को अपना प्रायश्चित किया। तो गिल्ट एंड रिडेम्पशन मतलब उसे गिल्ट था लेकिन उसने किस तरह प्रायश्चित किया। द एस्ट्रोलॉजर्स हैज़ बीन कैरिंग ए साइकोलॉजिकल बर्डन 4 years, एस्ट्रोलॉजर्स के दिल पर साइकोलॉजिकल बहुत सालों से बर्डन था। His encounter with Guru Nanak gives him a chance for moral relief, showing the human need for forgiveness. उसे ये लगता था कि गुरु नानक का उसने एनकाउंटर किया है और जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने अपने आप को मॉरल रिलीफ करने के लिए ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की ज़रूरत होती है, उसको भी दिखाया और साथ ही माफ़ कर देने वाली इच्छा को भी जागृत किया कि अब बस माफ़ कर दो। गुरु नानक से भी कहा कि तुम उस व्यक्ति को माफ़ कर दो क्योंकि वो मर चुका है, और ख़ुद को भी इसलिए समझाया कि मैंने भी गुरु नानक को माफ़ किया, जो भी हुआ पास्ट की बातें थी, अब यहीं पर द एंड हो जाना चाहिए इस फाइट का, इसलिए उसने आगे किसी बात को नहीं बढ़ाया। लैंग्वेज एंड टोन की बात करें तो नारायण्स लैंग्वेज इज सिंपल, कॉलिकल एंड इफेक्टिव। नारायण की लैंग्वेज बहुत साधारण है और बहुत प्रभावशाली भी है। ही यूजेस ड्राई ह्यूमर एंड सब्टल आयरनी टू एंटरटेन वाइल रिवीलिंग डीपर ट्रूथ्स। उसने बहुत ही सूखा ह्यूमर इसमें डाला है और ताना भी दिया है, मतलब सोसाइटी को लेकर के उसने व्यंग किया है और इंटरटेन करने की कोशिश की है अपने रीडर को, साथ ही उसने एक बहुत ही गहरे सच को भी प्रकट करने की कोशिश की है। द टोन इज़ लाइट हार्टेड ऑन द सरफेस बट लेयर्ड विद मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी। उसकी जो टोन है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है, मतलब बहुत हल्के फुल्के अंदाज में उसने अपनी लैंग्वेज को यूज़ किया है इस स्टोरी में। साथ ही जो उसकी लेयर्ड है टोन की और जो उसकी लैंग्वेज है वो परत दर परत उसके सरफेस खुलते हैं, जिसकी वजह से मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि नैतिकता की हम कठोरता को महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर्स था वो मॉरल तो था लेकिन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके अंदर थी, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी था कि कहीं वो गिल्ट, वो क्योंकि उसको कहीं भी सुकून नहीं लेने देता था और वो स्ट्रेंजर के सामने खुद को साफ और सही रखना चाहता था। तो इस तरह से लैंग्वेज और टोन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ मोर देन जस्ट ए टेल ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी और ए ट्रिक्स्टर्स क्लेवर एस्केप। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो स्टोरी है वो ये कहानी हमें बताती है कि अगर भविष्य में अगर हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि अगर कुछ गलतियां हो जाएं और मिस्टेकन आइडेंटिटी के किस तरह से पहचान करने में गलती होना किसी के लिए एक ट्रिक की तरह काम कर सकता है और चालाकी से उसको बचा सकता है। मतलब इस कहानी से हमें ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि भाई अगर स्ट्रेंजर एस्ट्रोलॉजर्स को पहचान लेता तो उसकी क्या हालत करता, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने नहीं पहचाना, यही गलती उस एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बचने का सबब बन गई। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ फियर, सर्वाइवल एंड द बर्डन ऑफ गिल्ट। ये साइकोलॉजिकल स्टडी डर को दिखाती है, सर्वाइवल दिखाती है और बर्डन ऑफ गिल्ट को भी दिखाती है। थ्रू दिस शॉर्ट एंड विटी स्टोरी आर के नारायण प्रेजेंट द रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से बड़ी ही चालाकी से आर के नारायण ने इंडियन सोसाइटी की रियलिटीज़ को दिखाने की कोशिश की, द फ्रेगलिटी ऑफ ह्यूमन मॉरल्स एंड द थिन लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। और उसने ये भी समझाने की कोशिश की है
कि किस तरह एक ह्यूमन मॉरल्स के बीच में एक बारीक सी लाइन होती है सच और झूठ के बीच में। इस बारीक सी लाइन को जो समझ जाए तो सच सच सामने आ जाता है, और नहीं समझ पाता तो झूठ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। ये थी आपकी स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसका हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और जितनी हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दी हैं, वो सारी हेडिंग्स के थ्रू अगर आप याद करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, उसी इजी लैंग्वेज के साथ आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, ओके। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।